आज हम पिछली बार हमने म्यूटेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ा, आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। म्यूटेशन में प्रकारों में जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, ये पिछली बार हमने पढ़ा। जीन म्यूटेशन जो है वो जीन के डीएनए न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा क्रम होता है जीन जो सतत रूप से कोडोन के रूप में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है, इसी में हमारी आनुवंशिकताओं की जानकारी होती है। हमारे शरीर के जो जितने भी कैरेक्टर हैं वो इसी में निहित होते हैं। जीन के न्यूक्लियोटाइडों में परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। किसी मनुष्य की जनन कोशिकाओं में जीन उत्परिवर्तन होने पर उनके ये जायगोट में स्थानांतरित हो जाते हैं और जायगोट से फिर अगली पीढ़ी के अंदर ये पहुंच जाते हैं। जीवों में जीन उत्परिवर्तन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कोई व्यवधान के कारण या परावैंगनिक किरणों के कारण या रासायनिक पदार्थों के कारण या किसी वायरस के कारण ये उत्पन्न होते हैं। जीन या सिस्टोन के न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोटाइड के क्रम में होने वाला अचानक परिवर्तन बिंदु परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कहलाता है। जीन म्यूटेशन भी फिर तीन प्रकार के होते हैं: डिलीशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। डिलीशन में कोई पार्ट यदि डिलीट हो जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए तो डिलीशन, अगर ऐड हो जाए तो एडिशन, और सब्स्टिट्यूट हो जाए यानी एक भाग दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये फिर तीन प्रकार के होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है कि एक भाग के स्थान पर कोई, जैसे प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए, पिरामिडिन से पिरामिडिन रिप्लेस हो जाए तो उसे ट्रांजिशन कहेंगे। ट्रांसवर्सन, यदि कोई जब एक प्यूरिन किसी पिरामिडिन से प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिलोमन प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे कि एटीजी के स्थान पर यदि सीटीजी आ जाए तो जीजीजी के स्थान पर जीटीजी आ जाए तो इसके सामने वाला अपोजिट स्टैंड पर सीसीसी के स्थान पर सीएसी हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म में क्या है कि इसमें एक जो जनरली ए से टी जुड़ा होता है, लेकिन अगर सी के साथ ए जुड़ जाए और जी के साथ ए जुड़ जाए या सी के साथ टी जुड़ जाए तो ये टॉटोमेरिज्म कहलाता है। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं ABCD में EF था एक क्रोमोसोम, इसमें ये उत्परिवर्तनों के कारण ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इनके द्वारा इनमें ये परिवर्तन हो गया। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होते हैं वो गुणसूत्रों की संरचना में होने वाले परिवर्तन और संख्या में होने वाले परिवर्तन दो प्रकारों में होते हैं। संरचना में भी उसी प्रकार से जीन की तरह इसमें भी डिलीशन हो सकता है, यानी गुणसूत्र का कोई भाग डिलीट हो जाए या गुणसूत्र का कोई भाग डुप्लीकेट हो जाए, डुप्लीकेशन। यदि कोई गुणसूत्र का भाग एक गुणसूत्र का दूसरे पर चला जाए तो ट्रांसलोकेशन। यदि कोई गुणसूत्र का भाग यदि इन्वर्ट हो जाए यानी 180 डिग्री पर घूम जाए तो उसे प्रतिलोमन कहते हैं। गुणसूत्रों के म्यूटेशन अगर संख्या में परिवर्तन हो, परिवर्तन के कारण भी होता है। जैसे कि इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में डिप्लॉइडी से ज्यादा संख्या अगर होती है तो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है, जैसे ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं इसको। एन्यूप्लॉइडी में किसी द्विगुणित जीव के गुणसूत्र में एक या अधिक गुणसूत्रों का जुड़ाव या घटाव एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। हाइपोपॉलीप्लॉइडी यानी कि गुणसूत्रों की संख्या का कम हो जाना हाइपो कहलाता है। जैसे कि अगर डिप्लॉइड में से एक कोई गुणसूत्र गायब हो जाए या दो गुणसूत्र गायब हो जाए, एक गुणसूत्र गायब हो जाए तो मोनोसोमी, दो गायब हो जाए तो नलीसोमी, पूरा पेयर गायब हो जाए तो नलीसोमी कहलाता है। यदि अलग अलग पेयरों में से एक एक गायब हो जाए तो वो डबल मोनोसोमी कहलाता है। इसी प्रकार से ये हाइपरप्लॉइडी है, यदि कोई एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाए तो उसे, जैसे कि मैंगोलिज्म ह्यूमन के अंदर पाई जाती है, वो ट्राइसोमी के कारण ही पाई जाती है। यूप्लॉइडी के अंदर जैसे हैप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और ऑटोपॉलीप्लॉइडी होते हैं। हैप्लॉइडी में तो एक सेट होता है, पॉलीप्लॉइडी में डिप्लॉइड से ज्यादा होते हैं। डिप्लॉइड से ज्यादा से मतलब जैसे मनुष्य के अंदर अगर बात करें तो 3n में अगर 69 गुणसूत्र हो जाएंगे तो वो 3n होगा, और 92 हो जाएंगे तो वो 4n कहलाएगा। पॉलीप्लॉइडी में ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी होती है। एक ही सेट का बार बार दोहराया जाना वो ऑटोपॉलीप्लॉइडी, यदि अलग अलग सेटों का बार बार दोहराया जाना ये एलोपॉलीप्लॉइडी कहलाता है। ये प्लांट्स के अंदर ज्यादातर पाई जाती है, स्ट्रॉबेरी में, अंगूर में, मूली में, गोभी में। उत्परिवर्तन के कारण क्या है? तापक्रम एक सहन बिंदु तक ही होता है, सहन बिंदु से ज्यादा होने पर यह उत्परिवर्तन कर देता है। रसायन जैसे फॉर्मेल्डिहाइड पेरोक्साइड है या सरसों के तेल का धुआं है या नाइट्रस अम्ल है, ये उत्परिवर्तन कर देते हैं। कुछ रेडिएशन हैं जैसे एक्स किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, ये उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि कर देती हैं। उत्परिवर्तनों का महत्व क्या है? उत्परिवर्तन के फलस्वरूप नई प्रजातियों में विविधता आ जाती है। ये विविधता जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो कई पीढ़ियों के बाद में नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ह्यूगो डिब्रीज ने तो यहाँ तक ही कहा कि धरती पर जो भी जैव विकास हुआ है वो सारा का सारा उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही हुआ है। आजकल उत्परिवर्तनों की वजह से जंतु और पादपों की नई नई प्रजातियां प्राप्त की जा रही हैं। दुधारू पशु और रोगों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी किस्में तैयार की जा रही हैं। सुजनकी में भी मानव की नस्ल तैयार की जा रही है। इस प्रकार से ये उत्परिवर्तन महत्वपूर्ण है। थैंक यू।